आज के शो में 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। उन्होंने 3 साल में अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, माशी तबाही, मुफलिसी, भूख और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दिया। घी, आटा और दाल पर 30% सब्सिडी देने का ऐलान। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। अवाम पेट्रोल मजीद महंगा खरीदने के लिए तैयार रहें, वजीर आजम ने इंदिया दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। महंगाई के हवाले से आज एक पैकेज का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, इसको फाइनेंशियली भी समझेंगे, पॉलिटिकली इसकी क्या समरात इम्प्लीकेशंस होने लगी हैं, इस पर भी आएंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि पैकेज है क्या आखिरकार। 120 बिलियन रुपीस जितने करोड़ लोगों को ये कवर करेगा और इस पैकेज में क्या क्या बुनियादी नुकात, इससे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट के वज़ीर साहब ने ऐलान क्या किया है जो पैकेज है 120 अरब रुपए का, इस बारे में। वो दुनिया का मसला बना हुआ है और मैं ये भी समझता हूं कि ये इंशाल्लाह ये सर्दियों के बाद ये दुनिया में ये जो सप्लाई अफेक्ट हुआ कोरोना की वजह से ये ठीक होना शुरू होगा, कीमतें नीचे भी आ जाएंगी। लेकिन हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए। 120 अरब रुपए की सब्सिडी के अनाउंसमेंट किए वज़ीर साहब ने। मैं आज पहला सवाल ही माहिर मईशत हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब साबिक नायब सदर हैं KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। अंजुमन ताजरान के सदर ऑल पाकिस्तान इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। शाहिद साहब, 120 अरब रुपए आएंगे कहाँ से? मैं बड़ा सिंपली समझना चाह रहा हूँ आपसे, ये क्या यहाँ पर मैंने सुना 1100 अरब कराची का पैकेज अनाउंस हुआ, कुछ नहीं आया तो पता नहीं किधर गया, क्या हुआ। उससे पहले कोविड रिलीफ पैकेज पता नहीं 1400 अरब रुपए का था। आज ये एक और कहानी आई 120 अरब रुपए की। ये आएंगे कहां से 120 अरब? फिस्कल स्पेस है हमारे पास डॉक्टर साहब? देखिए, आपने तो सारा मसला ही हल करके बता दिया ना। मैं वही अर्ज कर रहा था कि अगर आप आवाम को कोई पैकेज देते हैं, रिलीफ पैकेज, और उसके लिए नए कर्जे लेते हैं ऊंची शरह सूद पर, या आवाम पर टैक्सों का बोझ डालते हैं, या पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ाते हैं, यानी वो तमाम इक़दामात उठाते हैं जिनसे महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई जो होती है अवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स होती है। तो वो जालिमाना टैक्स जब आप डालेंगे तो जितना कुछ रिलीफ दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा दूसरे हाथ से पूरे कौम के जेब से निकाल लेंगे, उन लोगों की जेब से भी निकाल लेंगे जिनको आप रिलीफ दे रहे हैं, और जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो गुर्बत के लकीर के नीचे चले जाएंगे। ये बुनियादी चीज़ ही गलत है। लेकिन जिस वक्त आप हक़ाइक़ को सही बताते नहीं हैं और ये लीपापोती की मईशत और लीपापोती का पैकेज लेकर आते हैं तो फिर वही होता है। मैं आपको मिसाल दूँ तो बिल्कुल आपका वाज़ेह है कि ये महंगाई भी बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ाएंगे, नए टैक्सेस भी लगाएंगे, शरह सूद भी बढ़ाएंगे, तरक्याती अखराजात में कटौती भी करेंगे और बिजली के नर्ख भी बढ़ाएंगे और आलमी मंडी में कीमतें भी बढ़ेंगी। और हमारे माशी अशारिये इस हद तक ख़राब हैं कि खौफ आने लगा है कि तिजारती खसारा और जारी हिसाबात का खसारा जो 18 में दिवालियातन था, हम उससे आगे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो महंगाई का तूफान आने वाला है IMF प्रोग्राम के बाद, जो अभी अप्रूवल हो रहा है उसके बाद, तो ये उसको ऑफसेट करने के लिए या एक कहा जाए कि एक अच्छा एक वाइब देने के लिए पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद फिर कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोल की, बिजली की, जो आप कह रहे हैं, तो ये मतलब उससे पहले अनाउंसमेंट कर दिया ताकि हमने तो पहले कर दी थी तैयारी, अब महंगाई आएगी ये भी आपको बता दिया था पहले। ये इसलिए तो नहीं थी आज ये मामला जो आज हुआ है? आपने बड़ी खूबसूरती से ये कहा है कि महंगाई के झुलसे हुए जो लोग हैं उन पर पेट्रोल छिड़कने से पहले पानी छिड़क दिया है। अच्छा। यही आप कह रहे हैं और ये बिल्कुल 100% सही है। मैं बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूँ। पहले तो आप ये देखिए, जब आप हकाइक को डिस्टॉर्ट करेंगे, आप मईशत की सूरत हाल की पोजीशन सही नहीं बताएंगे। जब आप ये कहेंगे दुनिया भर की जो महंगाई है वो हमारे यहाँ आई है, तो ये गलत है। वो दुनिया भर की महंगाई नहीं है। खित्ते में हमारी महंगाई सबसे ज्यादा है।
हमारे यहाँ जो महंगाई है वो दो ऐसे एक्शंस हैं जिनका दिफा नहीं हो सकता। एक शरह सूद में बेतहाशा कमी और एक रुपए की कदर में 41% कमी, जबकि बांग्लादेश में 3 से 4% हुई है, भारत में जो है वो हुई है तकरीबन 9 से 10%। तो जब आप पेट्रोल की मिसाल देते हैं तो ये भी तो बता दें कौम को कि जिस वक्त 2008 में $140 फी बैरल था, उस वक्त पाकिस्तान में कीमतें कम थी, आज तो 84 है। तो आज ये क्यों बढ़ रही हैं? इसलिए बढ़ रही हैं कि आपने गैर जरूरी तौर पर और इरादतन रुपए की कदर गिराई है, जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। आपने जानबूझ के शरह सूद गिराकर सस्ते कर्जे देके तिजारती खसारा बढ़ाया। क्या पाकिस्तानी कौम को आज ये पता है कि हमारा 4 महीने का जो तिजारती खसारा है वो $15 अरब है? इसका एनवलाइज पता है, वो बनता है $75 अरब। और 2018 में जब दिवालियापन की बातें कर रहे थे तो वो था $62 अरब। तो अब मुझे तो खौफ आ रहा है कि हमारा तिजारती खसारा 2018 से बढ़ रहा है, हमारा जारी हिसाबात का खसारा 2018 से बढ़ रहा है, शरह सूद हमारी आधी रह गई, महंगाई जो है 4.1 से आगे तो आपको जो नजर आता है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा कि 120 अरब रुपए हम महंगे कर्जे लेकर शरह सूद जिस पे हैवी होगी वो लेकर हम सब्सिडी देंगे और फिर ये महंगाई का टैक्स हम लगा देंगे। ये बुनियादी बात जो आपने पहले सवाल बोली थी, मैं शमसुल इस्लाम साहब से भी यही सवाल पूछूंगा, ये 120 अरब रुपए कहाँ से आएंगे शमसुल इस्लाम साहब, आपकी क्या एनालिसिस? देखिए, जैसे अभी आपने भी खुद ही कहा कि जी ये नए टैक्सेस लगेंगे, ये डॉक्टर साहब ने कहा IMF से प्रेशर है कि आपने टैक्सेस भी लगाने हैं, आपने जो एग्जेम्पशन दी हुई हैं वो भी कम करनी है, ख़त्म करनी है, ताकि आपके ऊपर रेवेन्यू ज़्यादा बढ़े। और अब तो मज़ीद एक और चीज़ आ गई है कि 5.8 ट्रिलियन से बात आगे बढ़ गई है, वो 6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की बात करें कि आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना है। सही। तो आपकी जो इकोनॉमिक जो फ्रेजाइल स्टेट में आपकी इकोनॉमी है उसमें तो आपका जो है तजारती खसारा भी बढ़ता आ रहा है, मुसलसल हमने देखा है कि बढ़ रहा है, और साथ ही आपका करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। अच्छा सबसे अगर एक सेकंड आप दें, जुबैर साहब भी साथ हैं और कुछ देर को 1-2 मिनट को साथ हैं, तो मैं पहले उनका मौकिफ लेकर फिर आपकी इस बात को कंटिन्यू करता हूं। जुबैर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, इस वक्त सीनियर सियासतदान है नूली किरण में। ये फरमाइएगा सर फाइनेंशियली, क्योंकि ये 120 अरब आएंगे कहाँ से? पहले मैं ये सवाल समझना चाह रहा था, ये कहाँ से गवर्नमेंट रेस करेगी 120 बिलियन रुपीस और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? मैं जितने भी चैनल्स को मैंने पेपर दिए ना, ये पहला सही सवाल है जी कि 120 बिलियन मतलब देखिए सब्सिडी जो है वो आपके नाज़रीन के लिए भी मैं बता दूं और वो इसी सवाल से रिलेटेड है। सब्सिडी इज द लास्ट ऑप्शन, इट इज नो ऑप्शन एक्चुअली। अगर आप सब्सिडी दे के महंगाई को कम कर सकते हैं तो सारी दुनिया कर लेगी। तो वो तो खान साहब जब आए थे अगस्त 2018 में तो सब्सिडी अनाउंस कर देते। तो कहाँ से आएंगे पैसे? पैसे तो जाहिर सी बात है एंड प्रोड्यूसर या जो भी होगा सेलर, उसको तो उतने ही पैसे चाहिए। आधे पैसे हुकूमत देते, आधे पैसे अवाम देते, यही है ना। तो 120 बिलियन जब हुकूमत देगी तो उसका जो खसारा है या उसकी जेब से जाएंगे ना, हुकूमत की जेब से जाएंगे, उसने कहीं ना कहीं से बराबर करने। बराबर कैसे करेगा? या तो वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो उसको भी आपने कहीं ना कहीं से पूरा करना। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप उसको कर्जा लेके करेंगे, या आप नोट छुपा के करेंगे, या आप कहीं और कटौती करेंगे। मिसाल के तौर पर एनुअल डेवलपमेंट प्लान में कटौती करेंगे, क्योंकि ये फ्री का तो कहीं से नहीं आएगा ना जी। और जो भी आप करेंगे ना, जो भी अगर आप बोरिंग करेंगे या नोट छुपा के करेंगे, वो ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है इन द लॉन्ग रन। दैट इज व्हाई सब्सिडी इज नेवर अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो उसको जिनको अभी फायदा हो रहा है ना शॉर्ट टर्म में, उन्हीं की जेबों से निकलेगा इवेंटली, या टैक्सेस की सूरत में करेंगे आप। मतलब इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। 120 बिलियन आपने सही कहा है ना कि बराबर करने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जुबैर साहब, दूसरी बात ये कि इन्होंने कह दिया कि लगा दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो आपको नहीं लगता कि पहले से कह देना कि बढ़ेगी तो इससे होर्डिंग वगैरह जो उस पर लोग करते हैं माफिया, वैसी इस मुल्क के अंदर हर चीज की माफिया होर्डिंग हो जाती है। ये तो एक न्यूज है ना सबके लिए कि पेट्रोल बढ़ने वाला है। जी वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं बढ़ने वाला है पेट्रोल, तो चलो जी पेट्रोल के स्टॉक ले लो, जिसके पास यहाँ पे वैसे इजी मनी है, एवरीवन वांट्स इजी मनी। ये नहीं है कि आप बहुत से लोग ले लेंगे पेट्रोल स्टॉक करके जो रख सकते हैं उसको, अगर ऐसा मुमकिन है जुबैर साहब? आई थिंक यू आर पॉइंटिंग आउट द राइट क्वेश्चन। मतलब एक तो पहले से अनाउंस नहीं करते हैं जब प्राइस इंक्रीज होने वाली होती है। हुकूमत वज़ीर आज़म बैठ के अनाउंस कर रहे हैं कि फ्यूचर में बढ़ेगा, तो इट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस कि उसकी वजह से वो जो भी होर्डिंग होगी। और ये आपको पेट्रोल का याद होगा, एक क्राइसिस हुआ था जो पिछले साल इंक्वायरी भी हुई थी, जब कोविड आया था, तो उसके बाद आपने इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था और फिर प्राइस डिक्रीज सिग्निफिकेंट अनाउंस कर दी थी। और जब वो लोग पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहाँ पेट्रोल नहीं था, और वो जिनके पास था वो 81 रुपए के बदले 150 रुपए ले रहे थे अवाम से। तो एक तो आप अनाउंस नहीं करते हैं,
दूसरी बात ये है कि इसी का जो मैं सब्सिडी की बात कर रहा था वो 6 महीने के लिए अनाउंस किया। अभी कोई मुल्क है जहाँ 6 महीने के लिए कोई चीज अनाउंस होती है, 6 महीने के बाद क्या होगा फिर? 6 महीने के बाद दोबारा से बढ़ जाएगी प्राइसेस। मतलब ये मुल्क चल रहा है, ये क्या हो रहा है? या तो आप एक प्लान साथ में देते कि 6 महीने में हम प्राइसेस को इनको कैसे कंट्रोल करेंगे ताकि हुकूमत पर भी बोझ इंक्रीज होना खत्म हो जाएगा और मैक्सिमम 120 बिलियन का होगा, वो हम कहीं ना कहीं से पूरा करें। दूसरी बात, अभी मैं आपके शायद कोई गेस्ट थे उनसे मतलब एक्सपोर्ट्स का कह दिया कि जी एक्सपोर्ट्स जो हैं अगर ना बढ़ती तो रुपए की कदर में और ज्यादा दबाव आता है। पहली बात तो ये है कि 3 साल का अगर हम तब्दिया करें जून 2018 से लेके जून 2021 तक, तो 3% एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। एग्जैक्टली 3% ना इधर होती है ना उधर होती है, बावजूद इसके कि 35% आप एक ब्रेक कोई चीज नहीं होती। एग्जैक्टली इस वजह आई टू टेक अ ब्रेक। मैं आपकी असल ब्रेक है हमारी, इस वक्त आपकी बात आई हम तक, मैं शम्स साहब से जवाब भी इस बात का लूंगा। बड़ा एनालिसिस हो रहा है नाज़रीन इस पैकेज के ऊपर। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में बड़े अहम सवालात उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का पैकेज है 120 अरब रुपए का, बहुत खुशाइंद है। इस पर जो इसकी इम्प्लिकेशंस हैं फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, वो तमाम हवालों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शम्स इस्लाम साहब, मैं ये तो सवाल हो गया है पहले सेगमेंट में, आपने बताया भी, आप भी बात कर रहे थे, ज़ुबैर साहब भी और डॉक्टर साहब भी। सर अभी हम $1 अरब के लिए IMF से हम कह रहे हैं कि हमें रो रहे हैं, हम सारी शर्तें मान रहे हैं, और आज ये 120 अरब रुपये हम अनाउंस कर रहे हैं, ये आएंगे कहाँ से? और इसके साथ 335 अरब रुपए अभी हम बात भी कर रहे थे सेल्स से एग्जेम्पशन है जो खत्म करनी है हमारी शर्त है, तो वो 335 अरब एक तरफ खत्म होंगी और एक तरफ 120 अरब का पैकेज आएगा, तो इसका फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा, क्या है ये? ठीक है, यही तो गेमिक्स होती हैं कि बात जब आपने करनी होती है कि अब 120 अरब को ही पहले ले लेंगे, ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। आपकी 22 करोड़ की आबादी है जिसमें से आपका तकरीबन 40% जो है वो गुर्बत में लोग हैं, और जो 60% जो डेटा आपका अब रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि लोगों को होलसम मील नहीं मिल रही, खाना अच्छी खुराक नहीं खा पा रहे, तो इतनी बड़ी आबादी को 120 अरब से आप कैटर नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह कि आपको चाहिए था कि आप मार्केट को एफिशिएंट मार्केट बनाते। मार्केट पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ पर स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कमोडिटीज़ में स्पेकुलेशन होती है कि कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। अब गंदम आपकी जो है बम्पर क्रॉप थी, उसके बावजूद आपने जब गंदम महंगी इंपोर्ट की तो स्पेकुलेटर्स मार्केट में आ गए और उन्होंने गंदम को उसकी कीमतें बढ़ाई। इसी तरह से दूसरी खाने पीने की चीज़ें, ये सब में स्पेकुलेशन शुरू होती है। हुकूमत का काम ये होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आते ही कहा था कि मैं इस मार्केट को सही करूँगा और जो कार्टल्स हैं उनको ठीक करेंगे, लेकिन वो कार्टल्स को ठीक कर नहीं सके। और कार्टल के ऊपर डंडा चला के नहीं ठीक किया जाता। कार्टल्स हैं या जो स्पेकुलेटर्स हैं मार्केट में, उनका ये होता है कि पॉलिसी ऐसी दी जाती है कि जिससे आप फोर्सेस जो मार्केट के हैं वो कम्पीट कर सकें। अभी यही चीज़ें आपकी, जैसे ऑयल की बात है, एडिबल ऑयल महंगा से महंगा होता जा रहा है अभी, और ये सब्सिडी जब देंगे तो ये तो लिमिटेड उन्होंने कहा ये 2 करोड़ के लोगों को जाएगी, लेकिन ऑयल की प्राइसेस बढ़ती रहेंगी और लोगों इनको चाहिए था कि ऑयल या दूसरी खाने पीने की चीज़ें जो एसेंशियल एडिबल चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्सेस को कम करते हो। ये एक बेहतरीन तरीका होता है कि अगर टैक्स एग्जेम्पशंस जो खत्म होंगी वो किन आइटम्स के ऊपर है? वो भी देखें, बहुत सारी इसमें खाने की चीज़ें भी आ रही हैं जो आपकी महंगाई में मजीद इजाफा करेंगे। एग्जेम्पशंस ख़त्म करके आप महंगा करके चीज़ को, फिर स्पेकुलेटर्स को ये मैसेज दे के क्लियरली कि आगे जाके महंगाई और बढ़ जाएगी, तो वो तो फिर होल्ड करेंगे। अब अगर उन्होंने तो सिर्फ पेट्रोल का कहा ना कि बढ़ेगी कीमत, वो सही कहा है? ये मैं जो भी कहता ज़ुबैर साहब से होर्डिंग वाला जो एलिमेंट है वो है पेट्रोल का जो है इसके मार्केट डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि ये आपका जो एक तरफ से तो लगता है कि $100 तक पहुंच जाएगा। अच्छा। ये लेकिन क्योंकि आपने देखा कि अभी कोल की प्राइस एकदम से कम हुई है और कुछ कमोडिटीज़ की जो है वो आयरन ओर की प्राइस भी कम हुई है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद आगे जाके कुछ प्राइसेस जो हैं ये 85, 90, 95 तक रहें, 100 पे ना जा सकें। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं, जो बड़े एनालिस्ट जो दुनिया के ऑयल की मार्केट के हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी $100 तक की प्राइस हो जाएगी, क्योंकि आपका जो है इन्वेंट्रीज वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है US क्रूड की, और उसके साथ ही हमारे यहाँ तो अब बढ़नी है ना, क्योंकि हमने तो कह दिया ऑलरेडी। देखिए हम तो मार्केट में बैठे हैं कि हमारा बढ़ने की वजह ये है कि हमारे यहाँ एक तो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा अपना तो बहुत कम होता है, ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा ये कि हमारा इंपोर्ट करने के लिए हमारी करेंसी जो है वो मुसलसल कमज़ोर रहती है। बीच में आपने देखा स्पेकुलेटर्स ने $175 तक डॉलर को पहुंचा दिया, जो अभी वापस खबरों पे के डिपॉजिट आ रहे हैं, फिर 170 के करीब आ गया है।
तो ये प्राइस अगर आप करेंसी की देखो तो उसकी बेस पे तो जो जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो महंगी होगी। और हुकूमत को यही देखना होता है कि कौन सी चीज़ें जो है मासिस को चाहिए उनके किचन स्टेपल में, उसके ऊपर टैक्सेस को कम करते, ड्यूटीज़ को ख़त्म करते, सेल्स टैक्स को ख़त्म करते, दूसरी चीज़ों पे जो लग्जरी चीज़ें हैं या दूसरी जो आप देखें नॉन एसेंशियल आइटम, तो उन पे आप टैक्स बढ़ा के इसका के मासिस को रिलीफ देना आपको ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास लोगों का इस वजह जितने भी आप तरक्की करते हो, इकदाम करते हो, उसमें अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं करो, मुसलसल हमने देखा कि 2018 से जब से ये चला आ रहा है तो मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं और एडिबल की किचन आइटम जो है उनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। हमारा जो आम आदमी है उसका बजट भी उससे मुतासिर हुआ है और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, उनको भी मुश्किल हो गई है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही इन 3 सालों के अंदर, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत ने जो करना था कि पॉलिसी के जरिए वो उसको किया नहीं। अब जाके अब आप अगर शॉर्टकट दोगे, सब्सिडी जो है कोई आपका सपोर्ट नहीं होती, कोई सब्सटेंशियल इंपैक्ट नहीं है हमारे यहाँ। देखें सब्सिडी सारी, चाहे वो ऑयल पे दें या चीनी पे दें या आटे पे दें, गंदम पे दें, किसी पे दें, वो सारी उन तक पहुँच जाती है बैरन्स तक, जो उसके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो उसको ले रहे होते हैं। गंदम की टोटल सब्सिडी आप देखें, अगर हुकूमत पूरी 700-750 अरब की कमोडिटी ऑपरेशन करती है, अभी ह्यूज इंपोर्ट कर रही है, तो वो जब सस्ती गंदम रिलीज़ कर रही है, वो 48 रुपये 75 पैसे की जो अगर वो रिलीज़ कर रही है 4875 की, तो वो फ्लावर मिल्स को जा रही है। और आटा मार्केट में जो है वो आम आदमी जो है हर जगह यूटिलिटी स्टोर पे नहीं लेता, या वो जो कुछ दिनों तक आपने देखा था कि ट्रक नजर आए थे कि लोग वहाँ से हर जगह नहीं ले रहे होते, तो बाकी दिनों में तो वो ट्रक भी गायब हो चुके हैं। तो ये एक टेम्परेरी चीज़ होती है, आई वॉश है, और आम लोगों तो आई वॉश है, ये जो लफ्ज़ आपने कहा ना जी, आई वॉश है, मतलब गिमिक है, आपने इससे पहले कहा था, अब आप कह रहे हैं आई वॉश है। लेट्स हियर दिस के जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, जो बयान है उनका आज के इस खिताब में जो उन्होंने अनाउंसमेंट की इस पैकेज की, लेट्स उन्होंने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। असल में जब तेल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब तेल पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। अपने पेट काट के तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे, स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, आप समझते हैं? वजह साहब ने ऐलान कर दिया एक तरह से कि कीमतें आगे बढ़ने वाली हैं, कमी का तो अब कोई इम्कान नहीं है आगे, उन्होंने आज अनाउंसमेंट ही एक तरह से हो चुकी है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। नहीं पड़ता, मैं आपको बता दूं, 610 अरब रुपए का आपने पेट्रोलियम लेवी रखा है, 50 अरब रुपया महाना। अब आपने जो 2 गुना इस हुकूमत ने किए हैं, जिसको ये डिफेंड नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं दे सकते, वो है रुपए की कदर में बेतहाशा कमी और शरह सूद में बेतहाशा कमी। जो पाकिस्तानी मईशत में बर्बादी आई है, उसका 70% जो है वो इन 2 वजूहात की बिना पर है। तो बाकी जो आलमी मंडी में जो कुछ हुआ और वो सब जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं है, ज़ख़ीर अंदोज़ी वगैरह। अब आपने देखिए कि 610 अरब रुपए आपने पेट्रोलियम लेवी में रखा है, वो आप नहीं ले रहे, क्योंकि आपने रुपए की कदर में बेतहाशा कमी कर दी। और जैसे मैंने पहले बताया कि जब $140 पर था फी बैरल, तो उस वक्त पाकिस्तान में कीमतें कम थी, आज ज़्यादा हैं, जबकि $84 पर है। इसलिए कि आपने रुपए को बेतहाशा गिराया है, 41% रुपया गिरा है, और मई से अब तक आपने देखा ना कि 152 से 175 पर आ गया। ये क्यों गिराया गया? ये है कटहरे में खड़े होकर सवाल करने का। लेकिन अगर आप कीमतें प्राइम मिनिस्टर साहब ना भी ऐलान करें और आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपका बजट खसारा बढ़ेगा, क्योंकि आपने पेट्रोलियम लेवी नहीं ले रहे हैं। आप 50 रुपए के बजाय 12 या 13 रुपए लिया आपने, दूसरे जीएसटी जो आपने लेना था वो आपने नहीं लिया, तो आप बजट खसारे को बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, जिससे महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, कर्जों का बोझ बेतहाशा बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। या आप वसाइल बढ़ाएं, क्या आप अगर आप नहीं बढ़ाते तो जैसे जब रुपए की कदर जो है आप गिराने के बाद पेट्रोल आज बढ़ाएंगे तो कल से कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर आप नहीं बढ़ाते तो 2 महीने बाद बढ़ जाएंगी, बढ़नी है वो तो सवाल तो एक तो ये 2 चीज़ों का है, हमें देखना है। तीसरी बात तो बुनियादी तौर पर ये है कि आप मुकाबला किससे कर रहे हैं। क्या किसी और मुल्क में इतने रुपए की कदर गिराई गई? क्या दुनिया में किसी ने रुपए की शरह सूद इतनी कम की जितनी पाकिस्तान में? मैं आपको रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ,
दुनिया के किसी मुल्क ने मार्च से जून 2020 तक जो पाकिस्तान ने गैर ज़रूरी तौर पर अशराफिया की मीशत बना के, बैसाखी बना के जो है शरह सूद को गिराया, 13.25 से 7% पर ले आए, उसकी वजह से जो है उन्होंने कानून तोड़कर 3 करोड़ से ज्यादा खातेदारों को 650 अरब का नुकसान पहुंचाया। और उससे उनकी कीमत नहीं, बड़ा अहम बात मैं बता रहा हूँ, आपने लोगों की कुव्वत खरीद कम की है, महंगाई बढ़ाई। दूसरी दो तारी तलवार है कि आपने एक तरफ तो जो है कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा गिराया और दूसरी तरफ आपने करोड़ों लोगों का शरह मुनाफा गिराया, हालांकि वो पीएलएस डिपॉजिट पे थे। आपने कानून तोड़ा, तो दो तरह से आपने आवाम को कुचला है। अब लेकिन जब आप ये कई बातें आपने बता दी, मुझे पहले ये बता दें कि आपने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाऊंगा, कहाँ गई? आपने ये कहा था कि मैं हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करूंगा जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है, तो वो तो 5 सालों में 1123 अरब हुआ था, इन 3 वर्षों में 1153 अरब हो गया। तो बिजली के नर्ख तो बढ़ने ही बढ़ने थे, महंगाई तो बढ़नी बढ़नी थी। फिर आप ये कहते हैं लूटी की दौलत अगर वापस आ जाए तो मसला हल हो जाएगा, दरखास्त करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 टैक्स एमनेस्टी आपने दी है कि जो लूट की दौलत जो बाहर गई है वो पाकिस्तान लाने की जरूरत नहीं है, वो 2 टैक्स एमनेस्टी ये दे चुके हैं, तो उसके बाद ये मुतालबा करने का कोई मकसद नहीं है। आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि 900 अरब रुपया इनको मिल सकता है अगर कोई मसला हल करना है। हमने जो टैक्स एमनेस्टी दी थी 2019 में, उसमें ये क्लॉज थी, पहले ये कि उसमें टैक्सों की शरह दुनिया में सबसे कम थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया, लेकिन उसमें ये कानून रखा था कि जो लोग मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन के अजमल बलूच साहब भी अंजुमन ताजरान के सरबराह पाकिस्तान और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, उनसे जानेंगे कि वो इस 120 अरब के पैकेज को वो कैसे देखते हैं। आपने आई वॉश गिमिक, आपने पेट्रोल छिड़कने से पहले पानी छिड़क दिया गया, ये तो आपने सब सुना है, जुबैर साहब की बात भी सुनी है। ताजिर क्या कहते हैं इस पैकेज पे, इस जानेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन बड़े अहम सवालात हैं। आखिर ये 120 अरब रुपए आएंगे कहाँ से, इन 120 अरब रुपए से फ़ायदा क्या होगा, और जो अब तक गुफ्तगू हो रही है उसके मुताबिक जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है, और आप सियासतदानों से बात भी कर रहे हैं, तो वो लग ये रहा है, वो अपोजिशन के थे, लेकिन वो लग ये रहा है कि इस 120 अरब का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा, खुदा ना खास्ता। इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन रेट है, यानी महंगाई की जो शरह है, वो क्या है, ईरान में क्या है, इस पर भी वज़ीर साहब ने कुछ फरमाया। लेट्स हियर दिस के क्या कहा है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। मैं और मुल्कों का बता, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज उनकी जो करेंसी है, हम कहते हैं ना हमारा रुपया गिरा है, उनका 35% उनकी करेंसी नीचे गिरी है। अमेरिका के अंदर 2008, अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। अब चाइना, उसका जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 26 साल में सबसे ज़्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर, आलमी सतह पर महंगाई हुई है। अजमल बलूच साहब, आपसे पहले पूछना चाहूँगा आपका रिएक्शन इस पर क्या है। 120 अरब रुपए का पैकेज है, आप ताजिर हैं, आपको लगता है इससे महंगाई कम होगी या और बढ़ जाएगी, क्या होगा इससे? बलूच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 120 अरब रुपए से कितने पैसे मिलेंगे लोगों को? मेरा ख्याल में 300-350 रुपये फ़ी आदमी को मिलेगा, तो वो क्या करेगा? 1 किलो घी भी नहीं आता उससे। 120 अरब रुपए किसी और जगह लगाए जाते तो कोई, मेरे ख्याल में अस्पतालों में अगर बेड मिल जाते, अस्पतालों में लोग नीचे मरीज़ पड़े होते हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं होती हैं, उनके लिए कुछ हो जाता है। इस 120 अरब रुपए या तो कुछ ऐसा होता कि जो बिल्कुल गरीब तबका, एक तो बदकिस्मती हमारे यहाँ कुछ सुपीरियर लोग हैं और कुछ क्लास 4 लोग हैं, उन क्लास 4 के लिए कुछ कर लिया जाता कि उनकी तनख्वाहों में 5-5 हज़ार इजाफा हो जाता, और ये 120 अरब रुपया महदूद कर लेते, नीचे लाते, कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाता। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। असल में हुकूमत से ये काम संभाला ही नहीं गया। अब महंगाई नहीं है, तबाही है।
इस वक्त जो आम आदमी है, आप यकीन करें, हम तो आम आदमियों में रहते हैं, आम आदमियों की तरह खाते पीते हैं, हमें वहाँ देख के दुख होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं देख के कि लोगों की इस वक्त क्या हालत है। हुकूमत से ये बिल्कुल भी संभाला नहीं जा रहा है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि बहुत कुछ आगे चला गया है, कोई प्लानिंग नहीं है, हुकूमत की टीम कोई नहीं है, ना कोई इक्तिसादी टीम है, ना कोई ये हमारे मामलात को काबू करने वाली टीम है। महंगाई रोज़ बरोज़ हर चीज़ एकदम हमें पता चलता है, ये चीज़ 50 रुपये महंगी हो गई है, ये 100 रुपये महंगी हो गई है। ख़रीदार दुकानदार भी परेशान है इसमें कि उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है जो जो महंगाई होती जा रही है। पेट्रोल हर रोज़ आप बढ़ा रहे हैं, तो कैसे लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी? 300 रुपये से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? वो 300 रुपये का क्या लेकर आएगा? तो ये चीज़ें मुशीरों को चाहिए था कि वज़ीर आज़म के साथ अगर बैठे हैं तो वहाँ बैठ के कोई ऐसी प्लानिंग करते कि कोई एक एरिया ठीक हो जाता, कोई गरीब एरिया ठीक हो जाता, कोई अस्पताल, इनका ऐलान था कि हम अस्पतालों को ठीक करेंगे, वहाँ ना दवाई है, आप जाकर किसी अस्पताल में कैमरे दे के भेजें, चाहे इस्लामाबाद में भेज दें या मुल्क के किसी अस्पताल में, लोग नीचे ज़मीन पे सो रहे होते हैं, उनके लिए दवाइयों के पैसे नहीं होते। तो दूसरी बात वज़ीर आज़म साहब कर रहे थे कि दुनिया में अब देखिए सऊदी अरब में आप 2 रियाल में रोटी खा लेते हैं 2 बंदे, यहाँ नहीं खा सकते हैं। उन्हीं पैसों को मिला लें कि 2 रियाल कितने के होते हैं, तो हमारे पैसे से 200-250 रुपए से नीचे रोटी नहीं खा सकता कोई, चने भी नहीं खा, चनों के साथ भी रोटी लोग नहीं खा। मैं देखता हूँ कई दफ़ा लोग 2 नान लेके चने लेके 3-4 लोग खा रहे होते हैं। इतनी मुश्किल में हम चले गए, तो इसको ठीक करने के लिए अब कौन आएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत के बस से बाहर हो रहा है, बस से बाहर हो रहा है। अच्छा, आपने, क्योंकि अभी हमने जो सुनाया था, मैं शम्स साहब का भी और डॉक्टर साहब का भी शॉर्ट ओपिनियन, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट है, टर्की की मिसाल दी वज़ीर साहब ने, अभी ब्रेक में हम बात भी कर रहे थे और मैं डॉक्टर साहब का ओपिनियन लूँ उससे पहले आपका। टर्की के अंदर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो डिप्रिसिएशन हुई है उसके बाद सेंट्रल बैंक ने रेट्स कम कर दिए, डिस्काउंट रेट। तो ये क्यों कर दिया? तो जो बुक्स और कन्वेंशन जो हमें पढ़ाई, जो हमें इस वक्त हमारे बैठे हैं लोग, वो तो उल्टे चल रहे हैं, वो तो बढ़ा रहे हैं, बल्कि सुन रहे हैं बढ़ रहा है अगली बार। देखें, बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर जो है सिर्फ एक थ्योरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा के जो अपना डेफिसिट को कंट्रोल करो। आपका जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो इंपोर्ट्स आपकी बढ़ती हैं, तो उसमें क्या होता है, वजह क्या होती है कि आपके पास सरप्लस या तो सस्ता नहीं, कम्पिटिटिव नहीं होता, तो उसको आपको बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना, जो उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करके अपनी इंडस्ट्रियल, क्योंकि वहाँ पर आप देखें कि उनकी गाड़ियों की कारों की जो एक्सपोर्ट है ऑटोमोबाइल की, वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। इसी तरह से दूसरी एक्सपोर्ट देते हैं तो वो तो बड़ी हाईटेक पे चले गए। उन्होंने अपनी करेंसी इकॉनमी को जो है वो, अगर इंटरनेशनल ट्रेड को देखें तो वो $400 बिलियन का वॉल्यूम करने लगे हैं, 200-250 के अरब इंपोर्ट होती है। करेंसी अगर 35% डेप्रिशिएट हुई है तो डिस्काउंट रेट कम कर दिया। देखें, अगर उनकी करेंसी वीक हो रही है, और इसके ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जब करेंसी वीक हो रही होती है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं ताकि आपको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें और लॉसेस को कम करें और आपकी जो स्पीड बढ़ रही होती है उसको तेज़ करें। लेकिन ये थ्योरी भी सही होती है कि अगर आपकी करेंसी नीचे जा रही है और आप अगर इंटरेस्ट रेट को कम करते हो तो उससे ये होता है कि जो बिज़नेस, जो आपकी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो ट्रेडिंग सेक्टर है, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना होता है। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करते हो इंटरेस्ट रेट कम करके, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टेबल सरप्लस बढ़ जाता है। पाकिस्तान में जो गलती माजी में जो हुई थी, 13-13.25% पे गए थे, और वो भी यही गलती कर गए थे कि उन्होंने भी जब देखा कि करेंसी पे प्रेशर पड़ा था 2018 के, जब आपने शुरू से देखा, उसके बाद आपकी स्टैग्नेंट ग्रोथ हो गई, आपकी बहुत कम ग्रोथ हुई, अब श्रिंक हो गए थे। और अभी जब अब आपने जब 13.25% से 7% पे लाए हो तो वो आपका रिबाउंड की इकॉनमी ने, और अब जो फिर एक गलती करी कि 25 बेसिस पॉइंट जो बढ़ाया है और एक सिग्नल दिया है बिजनेस को कि जब इंटरेस्ट बढ़ाने जाएंगे तो ये एक और डिजास्टर होगा। हुकूमत को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को ऐसे हालात में कम करे, क्योंकि हमारी जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बहुत बड़ा फर्क है, उसकी वजह यह कि हमारे पास सरप्लस इतना ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा इस पर। डॉक्टर साहब, टर्की के अंदर मिसाल तो दी वज़ीर साहब ने, लेकिन वहां उन्होंने तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया बजाय बढ़ाने के, जब करेंसी उनकी डेप्रिशिएट हो रही थी। यहां तो उल्टा हुआ है, अभी बढ़ा है और सिग्नल भी दिया गया कि और बढ़ेगा मजीद, और इन्फ्लेशन 9% पे आ चुका है और सेंटिमेंट्स भी यही है मार्केट में। तो ये वज़ीर साहब को बताता नहीं है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन देखें तो पॉलिसीज क्या चल रही हैं। मुतालिक तो सही बात कर दी है। मैं जो चीज़ इशारा करना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि खित्ते के मुल्कों से मुकाबला, खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, नंबर 1।
फीकस आमदनी 190 मुल्कों में से 162 मुल्कों में हमारा नंबर है, यानी 161 मुल्कों में फीकस आमदनी पाकिस्तान से ज़्यादा है और हमारी फीकस आमदनी गिरी है। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश और भारत जैसे ममालिक में फीकस आमदनी हमसे कहीं ज़्यादा है। तो जब आप मुकाबला करते हैं तो खित्ते के मुल्कों का करते हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद का करते हैं। टर्की या यूरोप अमेरिका इज़ ए डिफरेंट सिचुएशन, वहाँ तो बहुत कुछ है। तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए था कि हमारे महंगाई ज़्यादा है, हमारी फीकस आमदनी कम है, हमारे जो इस पैकेज के बाद हमारे जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो गुर्बत के लकीर से नीचे चले जाएंगे। मगर इस सब में जो चीज़ ख़राब हो रही है वो ये हो रही है कि लोगों की तवज्जो हट गई है। मैं वार्न करना चाहता हूँ कि हमारे जो माशी अशारिये हैं इतने खौफनाक हैं कि वो 2018 जब दिवालियात में थे की बात कर रहे थे नहीं, उससे ऊपर ख़राब जा रहे हैं, उसकी तवज्जो हट गई है। और मैं जो कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल पॉलिसियाँ इस वक्त टोटली रॉन्ग हैं। अशराफिया की मईशत है, बेसाखी के ऊपर चला रहे हैं, कमज़ोर बुनियादों पर है और इन पॉलिसियों का दिफा करना